हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था जो कि होमोजीनियस नहीं था। होमोजीनियस के बारे में आपको मैट्रिक्स में भी बताया गया था कि अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो वही हो जाता है आपको होमोजीनियस। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाए थे तो आपको बता दिए थे वहाँ पे कि d1 यानी कि राइट साइड वाला टोटल पार्ट 0 हो जाए तो वो हो जाता है आपको होमोजीनियस। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे दीजिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बच्चे सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए कंसीडर द सिस्टम। तो कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये इस तरीके से है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 और तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। यही होगी आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां से अगर आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू बोले फाइंड करने के लिए तो एक आंसर तो डायरेक्ट ये होगा कि एक्स वाई जेड तीनों 0 हो जाए। नहीं तो यहां लिख लेंगे कि सिंस x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0 एंड z बराबर 0 इज ए सॉल्यूशन for homogeneous system of linear equation। ये तो क्लियर हो गया आपको कि एक सॉल्यूशन x0 y0 और z0 आएगा। और ये भी आपको पहले हम बताए हैं मैट्रिक्स में कि जब भी आपका x y z तीनों 0 हो जाए तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हेंस x बराबर y बराबर z बराबर 0, ये एक सॉल्यूशन हो गया आपका। इज ए सॉल्यूशन कॉमा दिस इज कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। और ट्राइवियल सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। x0 y0 z0 तो कंफर्म है कि इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइवियल सॉल्यूशन। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि x y z तीनों 0 एक ही बार आएगा ना, तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और ये कंसिस्टेंट भी हो गया। इसके ही नीचे लिख लीजिए एनी अदर सॉल्यूशन, एनी अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां पे कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला है ए होमोजीनियस सिस्टम of equation has always a trivial solution। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि होमोजीनियस सिस्टम में हमेशा
एक सॉल्यूशन आएगा और वो होगा कौन सा, तो ट्राइवियल सॉल्यूशन। बट इट मे हैव नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइवियल सॉल्यूशन तो फिक्स है, क्योंकि x y z 0 रखेंगे तो हमेशा ये 0 के बराबर होगा, ये तो कंफर्म केस है, क्या होगा ही होगा। इसके अलावा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके तो क्वेश्चन पे। अब सेकेंड रिमार्क आप देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिए, ए होमोजीनियस system of equations has या is always consistent। देखिए बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि एक सॉल्यूशन तो फिक्स है ट्राइवियल वाला, नहीं तो सॉल्यूशन फिक्स है यानी सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आना ही क्या कहलाता है, तो कंसिस्टेंट। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में लिखे हैं कि ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, तो कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, ए होमोजीनियस सिस्टम of equation has trivial solution only if delta not equal to 0। यानी कि यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एक होमोजीनियस सिस्टम में जो ट्राइवियल सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब डेल्टा क्या हो, 0। जैसे ही ट्राइवियल सॉल्यूशन आए सिर्फ, यानी 0 सॉल्यूशन आए सिर्फ, तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन आया, और जैसे एक सॉल्यूशन आता है तो उसको हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ लिख लेंगे एंड इट हैज, क्या लिख लेंगे बच्चे, तो यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जैसे जान लीजिए ना आप भी कि x y z 0, सिर्फ एक ही आंसर आएगा तभी तो ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और वो कब आएगा, तो जब आपका डेल्टा क्या हो, तो 0 नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा उल्टा है, क्या थोड़ा सा उल्टा। जैसे देखिए कंसिस्टेंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर 0, सॉरी कंसिस्टेंट तो दोनों ही में आता है, डेल्टा बराबर 0 में भी आता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में भी आता है। ठीक है, लेकिन ट्राइवियल के लिए क्या है ना, थोड़ा सा उल्टा टाइप से सोचा जाता है। ट्राइवियल के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो वहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मिस कर जाता है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और जैसे ही एक सॉल्यूशन आया तो उसी को हम लोग क्या बोल देते, तो यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है, ए homogeneous system of equation has trivial as well as non-trivial solution if डेल्टा इक्वल टू 0। यानी कि जब डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब यहां पे ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल दोनों ही सॉल्यूशन होगा। एंड इन दिस केस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में सिस्टम के पास जो होगा वो क्या होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये था आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, प्रॉपर्टी सबके साथ। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे ये आपका ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम है जिसे हमें
करना है। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन या नॉट, यानी कि यहाँ पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रहता है कि डेल्टा फाइंड कीजिए। तो डेल्टा है यहाँ पे 2 -3 10 15, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 30 -30, यानी कि हो गया 30 + 30 यानी कि 60, जो कि आया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और अभी आपको समझा दिया गया था कि इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज ट्राइवियल सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम के पास क्या होगा तो ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पे x y z तीनों का तीनों हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर? तो लेकिन यहाँ 2 ही अननोन वाला है तो x और y हमेशा 0 बोलेंगे। ठीक है, इसी में पूछा तो जा रहा था आपसे कि ये नॉन ट्राइवियल है या नहीं है, तो देयरफॉर इट हैज नॉट नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो है वो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा यानी कि x y z का रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करते हैं तो फर्स्ट रो के थ्रू तो प्लस माइनस प्लस, बहुत बच्चा बोलेगा सर सेकंड कॉलम में 0 है उसके थ्रू कर लीजिए, तो किसी के भी थ्रू आप सोल्व कीजिए, एक्सपेंड करने के बाद आपको आंसर सेम आएगा। तो चलिए पहले +3 लिख लेते हैं, तो ये रो और कॉलम रिमूव हो गया, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2 - 0। फिर ये माइनस और -1 तो इसको क्या बना देगा +1, ये और ये रिमूव हो गया, आंसर हो जाएगा कितना तो -3 + 3 यानी कि 0। और लास्ट में ये +1 प्लस के साथ -1 है तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0 -6 यानी कि +6। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ जाएगा -6 यानी कि 0। तो इफ डेल्टा बराबर 0 देन सिस्टम हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो पहले वाले में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं था और सेकंड वाले में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपको आईटी मेंस 2011 में पूछा हुआ है। बोला जा रहा है द सिस्टम ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन इतना पॉजेज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। कह रहा है कि यहां से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो नॉन जीरो मतलब क्या तो नॉन ट्राइवियल। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो लिखिए या नॉन ट्राइवियल लिखिए एक ही चीज है, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन डेल्टा शुड बी 0। डेल्टा क्या होगा तो 0 होगा, तो डेल्टा फाइंड कर लीजिए। कहाँ गया लीनियर, तो ये है आपका 4k2 k4 1 2 2 1 बराबर 0। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, पहले रो के ही थ्रू एक्सपेंड करके प्लस माइनस प्लस, तो 4 ले लिए तो 4 - 2 माइनस के ले लिए तो k - 2 और +2 ले लिए तो 2k - 8 बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो गया 2 4 तो 8, यहाँ से आ जाएगा -k² +2k, यहाँ से आ जाएगा +4k और यहाँ से आ गया -16 बराबर 0। यानी कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया -k² + 6k - 8। और यहाँ से आप माइनस हटा दीजिए तो k² - 6k + 8 बराबर 0। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको कितने आंसर आ जाएंगे तो k - 2 और k - 4 चेक कर लीजिए। तो देयरफॉर यहाँ से k का 2 वैल्यू, एक तो 2 और एक 4। ठीक है बच्चे, तो 2 और 4 तो k के यहाँ से कितने सॉल्यूशन हो गए तो 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, यही आपका क्या हो गया तो आंसर। अब यहाँ पे आपका पूछा तो जा रहा था क्या चीज, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, तो के का कौन सा कितना वैल्यू हो गया तो 2 वैल्यू होगी, क्योंकि 2 और 4। तो यहाँ पे लिख भी लेना नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के 2 आंसर। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम लोगों का जो है वो है कि अगर 3 लीनियर इक्वेशन दिया हो और 2 ही अननोन हो और बोले कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है,
वो कैसे पता करेंगे? तो चलिए इसके बाद हम लोग वो देख लेते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दीजिए कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग दीजिए कंसिस्टेंसी ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स। यानी कि यहां पे आपको सिर्फ कितने अननोन रहेंगे? तो 2 ही, लेकिन लीनियर इक्वेशन कितना रहेगा? तो 3। तो यहां लिख लीजिए कंसीडर द सिस्टम और मान लीजिए आपका सिस्टम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। और ये सिस्टम गिवन है, 3 लीनियर इक्वेशन है दिख रहा है, लेकिन अननोन कितने हैं? तो 2। इज कंसिस्टेंस, और ये कंसिस्टेंट होगा इफ, कब होगा? तो जब इसका डेल्टा कहने का मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये क्या हो जाए? तो 0 के बराबर हो जाए। तो अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या बोल देंगे? तो कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। इन दिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन कैसा होगा? तो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएंगे। एंड प्रोवाइडेड एट लीस्ट 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, इसके बाद आगे लिख लेते हैं इज नॉट आइडेंटिकल। और यहां हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन 3 में से कोई भी 2 आइडेंटिकल यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा एक ही सॉल्यूशन आएगा, कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो बच्चे ये आपका प्रॉब्लम है जो कि इसी से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, कितने? तो 3। कितने अननोन है? तो 2। कौन कौन सा? तो x और y। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। और तीसरा हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आपको डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा के लिए हो जाएगा 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 9। अब इस डेल्टा का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। तो पहले रो के थ्रू हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 जैसे सेलेक्ट कर लिए, ये हो जाएगा 27 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा आपका -1 और ये रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा -18 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा -2, ये रिमूव हो गया तो हो जाएगा 8 प्लस 15। कहने का मतलब यहाँ से 23, यहाँ से प्लस 23 और यहाँ से -46, तो ये तो आपका 0 के बराबर आ गया। तो इफ डेल्टा बराबर 0, सामने लिखा हुआ है कि अगर डेल्टा 0 हो जाए तो देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यानी कि सिस्टम क्या हो जाएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसे भी थोड़ा सा बढ़िया से लिख लेते हैं। पहला दे रखा है x प्लस वाई -3 बराबर 0, यहाँ है x माइनस वाई -1 बराबर 0, यहाँ है 2x प्लस 3y
सीधे बराबर 0। यहां अगर हम लोग डेल्टा फाइंड करते हैं तो डेल्टा में आपका आ जाएगा 1 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 3 0। अब इस डेल्टा का आप वैल्यू निकाल लीजिए, किसके थ्रू एक्सपेंड करके, तो थर्ड रो के थ्रू, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम लोग थर्ड रो के थ्रू इसको क्या करते हैं तो एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 जिस रो और कॉलम में वो रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके से बच जाएगा कि 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 1। फिर इसके बाद आप -3 सेलेक्ट करोगे, -3 जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव कर दो, तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, क्या बच गया, तो 1 1 माइनस 3 माइनस 1। अब आप इसको क्या कर लो तो सोल्व कर लो, जैसे कि यहां से हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 3, यहां से हो जाएगा आपका -1 प्लस 3। इसी तरीके से बच्चे आपका यहां हो जाएगा -8 और यहां आपका 2 तो -6 यानी कि -14। और जैसे ही डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया यानी कि सिस्टम में जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। आप इन दोनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला चीज तो इस क्वेश्चन को देख के ये भी नहीं समझ सकते कि वाकई में डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो जब पता ही नहीं लगेगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है तो सोल्व करना तो दूर की बात है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पे। बोला जा रहा है यानी कि जो गिवन डाटा है पहले वो देख लेते हैं। क्या गिवन है तो a बराबर x अपॉन वाई माइनस जेड, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए जेड बराबर x, और टोटल पार्ट को राइट साइड लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस ए वाई प्लस ए जेड बराबर 0। ये हो गया फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड दे रखा है b बराबर y अपॉन z माइनस x, यहां से bz माइनस bx बराबर हो गया y, और y को भी राइट से लेफ्ट साइड लेके चले आओ तो ये हो जाएगा माइनस bx माइनस y प्लस bz बराबर 0। हम इसे अरेंज करके x y z के टर्म में, मतलब पहले x फिर y फिर z का इक्वेशन आए इस तरीके से लिख रहे हैं। c बराबर दे रखा है z अपॉन x माइनस y, ये हो जाएगा cx माइनस cy बराबर z, यानी कि ये हो गया cx माइनस cy माइनस z बराबर 0। ये हो गया तीसरा लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन है। पहले पता नहीं लग रहा था लेकिन अब हमें क्लियर लग गया कि 3 लीनियर इक्वेशन है। और ये भी बोल रखा है नॉट ऑल 0। क्या नॉट ऑल 0? तो x y z, इसका मतलब ये हो गया नॉन ट्राइवियल। क्या हो गया? नॉन ट्राइवियल, क्योंकि नॉन ट्राइवियल में ही तो टोटल का टोटल 0 नहीं होता था। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो तो डेल्टा बराबर 0। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन डेल्टा बराबर 0। अब सवाल उठता है कि डेल्टा क्या, तो x का कोएफिशिएंट y और z का कोएफिशिएंट अरेंज कर दो तो 1 माइनस 1 a, b सेकेंड वाले में क्या है तो माइनस b है, फिर माइनस 1 है और b है। थर्ड वाले में क्या है तो c है, माइनस c है, माइनस 1 है, और इसका वैल्यू क्या रखना है तो 0 रखना है। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देना है। सोल्व कैसे करेंगे बच्चे, तो पहले रो के ही थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। तो शुरुआत होगा प्लस माइनस प्लस से। तो जैसे ही हम लोग 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 जिस रो और कॉलम में है वो रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा -1 b माइनस c माइनस 1। फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस a जिस रो और कॉलम में वो रिमूव होने के बाद यहाँ माइनस b c माइनस 1, और लास्ट में आपका आ जाएगा प्लस a, और इस प्रकार से हो जाएगा -b माइनस 1 c माइनस c बराबर 0। अब जैसा कि बच्चे यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व करना आपके लिए तो एकदम इजी का काम हो गया। तो यहाँ सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस bc तो इसको बना देगा प्लस bc, फिर यहाँ a है, यहाँ हो जाएगा b माइनस bc, यहाँ प्लस a bc माइनस c तो हो जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से बच्चे आपका ये हो जाएगा 1 प्लस bc
प्लस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बराबर 0। ए बी सी कैंसिल हो गया और यहां से आपको वैल्यू चाहिए था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये 1 राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -1, यानी कि आपको सॉल्यूशन यहां मिल गया कितना, तो -1। यानी कि ये क्वेश्चन हमें लग भी नहीं रहा था कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है। पहला चीज तो समझ में नहीं आएगा कौन टॉपिक का क्वेश्चन है। चलिए समझ में आने के बाद थोड़ा सा ये समझना यहां जरूरी था कि एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0, यानी कि यहां पे नॉन जीरो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन है, जैसे वालिस थ्योरम करके हैं, ये स्पेशली आपको बीएससी पार्ट 1 या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप 12th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानोगे, कब, जब इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ोगे तब। तो यहीं पे हमारा डिटर्मिनेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको डिटर्मिनेंट का होल लेक्चर, पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आशा करते हैं आपसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताइएगा कि यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो चलिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब नए क्लास में नए तरीके से नए जगह पे मिलते हैं, एक नए चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो कि कैलकुलस का पार्ट है, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।